जी वेलकम। आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप जानते हो कि मेरा नाम है साक्षी और मैं आपको यहाँ पे सोशल साइंस पढ़ाती हूँ और यहाँ पे हमारा सोशल साइंस के चैप्टर नंबर 1 हिस्ट्री का फ्रेंच रेवोल्यूशन चल रहा है, जिसकी यूनिट आज हम 5 और 6 एक साथ कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि ये दोनों यूनिट बहुत छोटी छोटी है। यूनिट है, इनको एक साथ कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद में आपको क्या कहते हैं, कुछ जो वहाँ पे कीवर्ड्स चलते हैं नोट्स बुक में वो समझाऊंगी। और फिर उसके बाद एक वुमेन, इससे पहले जो यूनिट 4 थी उसमें मैं एक जो मेन लेडी थी जिन्होंने बहुत ज़्यादा संघर्ष किया था मताधिकार पाने के लिए, उनका मैं आपको नेम उनके बारे में बताना थोड़ा सा भूल गई थी, तो उसके बाद थोड़ा सा वो बताऊंगी। फिर उसके बाद ये चैप्टर ओवर हो जाएगा। मतलब आज इस वीडियो में ये फ्रेंच रेवोल्यूशन खत्म। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं अब हम यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 यहाँ से लेके यहाँ तक है, बाकी यहाँ पे यूनिट नंबर 6 और यहाँ पे जाके हमारा चैप्टर खत्म है। बस इतने से में मैंने आपका पूरा चैप्टर उतार दिया, मतलब पूरा चैप्टर नहीं, मतलब क्या कहते हैं फ्रांसीसी क्रांति की यूनिट 5th एंड 6th, इसमें पूरे में आपकी 5th और 6th आ चुकी है। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं 10 प्रथा का उन्मूलन। 10 प्रथा का उन्मूलन मतलब 10 प्रथा, ठीक है। फ्रांसीसी उपनिवेशों में प्रचलित 10 प्रथा का उन्मूलन जैकोबिन सत्ता के क्रांतिकारी समाज सुधारों में से एक था। कहने का मतलब ये है कि जो 10 प्रथा था उसको खत्म करना, उसमें सुधार करना। जो जैकोबिन सत्ता थी जो 1793 से 1794 तक कहीं चली थी, जिसको आतंक का युग भी कहा जाता है, आतंक का राज भी कहा जाता है, उसके सुधारों में से एक था। उसके सुधारों में से एक सुधार का ये भी था कि 10 प्रथा का उन्मूलन। उसके बाद हम पढ़ते हैं कैरिबिया उपनिवेशों, जिनमें मार्केटिंग गानेलो और सैन डोमिंगो शामिल थे, नील, चीनी और तंबाकू एवं कॉफी के उत्पादन के लिए। ये कैरिबियाई कुछ देश हैं जिनके अभी मैंने ये 3 देश हैं जिनका मैंने नाम लिया। और यहाँ पे आपका क्या कहते हैं कौन सा उत्पादन किया जाता था? नील, चीनी और तंबाकू एवं कॉफी का, इन 4 चीजों का उत्पादन किया जाता था। अपरिचित एवं दूर देश जाकर काम करने के लिए प्रति यूरोपीय की अनिच्छा का अर्थ था बंगालों की बागनों में श्रम की कमी। जो अपरिचित देश थे, जिनको जानते नहीं थे और जो दूर होते थे, उन देशों में क्या कहते हैं यूरोपी जो लोग होते थे उनका जाने का मन क्यों नहीं करता था? क्या इच्छा, मतलब क्या थी कि जिसके कारण वो नहीं जाना चाहते थे? वो था कि वहाँ पे श्रम की कमी थी। अब श्रम की कमी है, मतलब जो वहाँ पे काम करते हैं उनका कमी है, तो कैसे पूरा करेंगे? आगे बताती हूँ। इस कमी को पूरा करने के लिए इस कमी को यूरोपीय, अफ्रीका और अमेरिका के मध्य त्रिकोणीय दास व्यापार द्वारा पूरा किया जाता था। जैसे त्रिकोणीय व्यापार द्वारा, जैसे आप मैप में अगर देखें ना इन तीनों देशों को, कि यूरोप के देश और क्या कहते हैं यूरोप के देश, अफ्रीका, अमेरिका को देखें तो एक ट्रायंगल सा आपको बनता हुआ दिखेगा। इसे त्रिकोणीय व्यापार कहा जाता है। के मध्य त्रिकोणीय दास व्यापार द्वारा पूरा किया जाता था। दास व्यापार जो था वो 17वीं सदी के में आरंभ हुआ है। 17वीं सदी जो थी उसमें आरंभ हुआ। कब आरंभ हुआ? 17वीं शताब्दी में, ठीक है, सदी में। फ्रांसीसी सौदागर बोदरे या नांदे बंदरगाह से अफ्रीका पर जहाज ले जाते थे, जहां भी स्थानीय सौदागर से दास खरीदते थे। दासों को वो दाग कर एवं हाथ में हथकड़ियां डालकर अंटार्कटिका महासागर से के पार कैरिबियाई देशों तक 3 महीनों तक की लंबी समुद्री यात्रा हेतु जहाज में भर दिया जाता था। मतलब वो क्या करते थे, फ्रांस के जो सौदागर थे वो बोदरे या नांते बंदरगाह से अफ्रीकी जहाज पर ले जाते थे। फ्रांस के जो सौदागर थे वो बोदरे, मतलब फ्रांस में 2 क्या कहते हैं बंदरगाह होंगे, वो बोदरे या नांते, वहाँ पे वो क्या कहते थे फ्रांसीसी जहाज जो थे ना वो ले जाते थे और वहाँ से वे स्थानीय सौदागरों से दास खरीद लेते थे। दासों को वो मतलब खरीदने के बाद अपना दाग लगा के भैया हाँ ये दास मेरे हो गए, कि कुछ चिन्ह बना रखे होंगे उन्होंने, वो उसके बाद उनके हाथों में हथकड़ियाँ डालकर उनको क्या कहते हैं ठस भर देते थे जहाजों में, मतलब कहते ना एकदम। और उसके बाद 3 महीने की लंबी समुद्र यात्रा को सिर्फ मतलब अंटार्कटिका महासागर से पार करा के 3 महीने की लंबी समुद्र यात्रा कैरिबियाई देशों तक ले जाते थे। कैरिबियाई देशों कौन से? मार्केटिंग, गानेलो और सैन डोमिंगो शामिल है। ये 3 देश है। यहाँ पे 3 मतलब 4 तरह की चीजों का व्यापार होता है, नील, चीनी, तंबाकू और कॉफी, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और वहाँ उन्हें बांग्ला मालिक खरीद लेते थे। दास श्रम के आधार पर यूरोपीय बाजारों में चीनी, कॉफी एवं नील की बढ़ती मांग को पूरा करा गया। मतलब जो दास व्यापार होता था, मतलब यहाँ से मतलब 3 महीने की लंबी समुद्री यात्रा करने के बाद वहाँ पे पहुंचने के बाद वहाँ पे बांग्ला मालिक उन्हें खरीदते थे। कौन खरीदते थे? बांग्ला मालिक। और वहाँ से जब दास की जो कमी थी, अब दास की कमी पूरी हो गई। अब दास की जब कमी पूरी हो गई तो मतलब जिस चीज की वहाँ पे कमी हो रही थी वो भी पूरी हो जाएगी। मतलब नील, चीनी, तंबाकू एवं कॉफी की जो कमी थी वो भी पूरी हो गई, ठीक है, पूरी होना मुमकिन हो पाया, ठीक है। बोदरे और नांते जैसे बंदरगाह फलते फूलते दास व्यापार के कारण ही समृद्ध नगर बन पाए। दास व्यापार जो करते थे वो बंदरगाह से लोग दास खरीद के लेके जाते थे और उसके कारण जो बोदरे और नांते जो बंदरगाह थे ना ये समृद्ध बन पाए, मतलब धनी नगर बन पाए, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि 18वीं सदी में फ्रांस में दास व्यापार की ज्यादा आलोचना नहीं हुई। नेशनल असेंबली में लंबी बहस चली कि एक व्यक्ति के मौलिक अधिकार उपनिवेशों में से रहने वाली
प्रजा समेत समस्त फ्रांसीसी प्रजा को प्रदान किए जाने चाहिए क्या या नहीं। वहाँ पे एक लंबी जो बहस चली थी, क्या कहते हैं, नेशनल असेंबली के बीच में, कि जो क्या कहते हैं पूरी जो फ्रांस की प्रजा है उसको मौलिक अधिकार प्राप्त करने चाहिए कि नहीं, मतलब उनको देने चाहिए मौलिक अधिकार की नहीं, क्योंकि भाई वहाँ से तो क्या कहते हैं लोग जा रहे हैं, दास खरीद के लोग लेके जा रहे हैं। अब दास खरीद के लेके जा रहे हैं तो भाई उन्हें तो जबरदस्ती खरीदा जा रहा है, नहीं उन्हें खाना दिया जा रहा है ढंग से, ना कुछ दिया जा रहा है, वो अपने लिए आवाज नहीं उठा पा रहे कुछ, तो उनके पास तो अधिकार है ही नहीं। तो एक तो ये नहीं कह पाएंगे कि भाई हमने सबको अधिकार दे सकते, सबको तो तुमने दिया नहीं, क्योंकि दास लोगों के पास तो अधिकार नहीं है। तो इस चीज पे बहुत टाइम से बहस चली कि सब लोगों को अधिकार देने चाहिए, समस्त प्रजा को अधिकार देने चाहिए कि नहीं, ठीक है। उसके बाद मतलब इतनी लंबी बहस चलने के बाद भी देने चाहिए कि नहीं, लेकिन दास व्यापार पर निर्भर व्यापारियों के बहस से नेशनल असेंबली ने कोई कानून पेश नहीं करा। मतलब इतनी टाइम से उन्होंने एक तो बहस भी चलाई, उसके बाद भी कोई कानून उन्होंने लागू नहीं करा। किसके डर से? दास व्यापारियों के डर से। लेकिन अंत में उन्होंने 1794 में एक कन्वेंशन के फ्रांसीसी उपनिवेशों में दास की मुक्तियों का कानून प्रेरित किया गया। वहाँ पे एक कानून प्रेरित किया गया है, दासों की मुक्ति का कानून प्रेरित किया गया है। कब किया गया है? 1794 में। उसके बाद हम मतलब यहाँ पे एक एंड में जाके 1794 में कहीं जाके इन्होंने एक कानून लागू करा है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि क्या कानून इन्होंने लागू किया है। पर यह कानून तो एक छोटी सी म्याद पर ही टिका था। 10 वर्ष बाद जब नेपोलियन बोनापार्ट फिर से आता है, मतलब जब 10 वर्ष बाद दोबारा से जब नेपोलियन बोनापार्ट राजा, मतलब दोबारा से नहीं, मतलब जब राजा बनता है, एक बार बनता है सब तो ठीक है, एक बार बनता है, एक बार हट भी जाता है, तो जब वो बनता है तो दोबारा से दास प्रथा शुरू कर देता है। ऐसा क्या इन्होंने भाई फिर कानून बनाया है, ये जो कुछ टाइम तक चला। तो जो इन्होंने कानून बनाया 1794 में, नेपोलियन बोनापार्ट के आने के बाद वो हट गया। 1794 में बना है, 1804 में जब नेपोलियन बोनापार्ट आया तो वो हट गया। 10 वर्ष तक ही चला इनका ये छोटा सा कानून, ठीक है। उसके बाद जो आता है तो हटा देता है फ्रांसीसी उपनिवेश में। अंतिम तौर पर ये जो दास व्यापार का उन्मूलन होता है, मतलब ये दास प्रथा का जो ये चल रहा है, इसको ये खत्म कब होता है? 1848 में जाके कहीं खत्म होता है ये, ठीक है। इतना टाइम लगा है इसे। जब क्या कहते हैं इसमें कब खत्म हुआ है? वाटरलू की लड़ाई कब होती है? 1850 में। हाँ, मतलब जब तक क्या कहते हैं नेपोलियन बोनापार्ट भी मर चुका है, उसके बाद कहीं जाके क्या कहते हैं ये दास व्यापार खत्म हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं क्रांति और रोजाना की जिंदगी। मतलब यहाँ से अब हमारा स्टार्ट होता है यूनिट 6। यहाँ पे हमारी यूनिट 5 खत्म हुई और यहाँ से हमारी यूनिट 6 स्टार्ट होती है। क्रांति और रोजाना की जिंदगी। बासिल के विध्वंस के पश्चात सन 1789 की गर्मियों में जो अहम कानून अस्तित्व में आया था वह था शेरशिप का अंत। मतलब जब बास्तिल के किले को नास्तबूद कर दिया गया था 1789 में, तो उसके बाद एक क्या कहते हैं जो कानून सबसे ज्यादा अस्तित्व में आया था वो था शेरशिप का अंत। शेरशिप का अंत क्या कहलाता है कि प्राचीन राजतंत्र के तहत तमाम लिखित सामग्री और राजनीतिक गतिविधियों के में पुस्तक, समाचार पत्र, नाटक जो राजा के शेरशाह अधिकारियों द्वारा पास किए जाते थे वह प्रकाशित मंचित किए जा सकता था, ठीक है। जो मतलब ये शेरशिप में क्या आते थे? जो पुस्तक, समाचार पत्र और जो नाटक होते थे जो वो राजा से रिलेटेड होते थे, जो उनके क्या कहते थे राजा के शेरशिप जो अधिकारी होते थे वो पास करते थे, उसको प्रकाशित और मंचित किया जा सकता था, वो उसको खत्म कर दिया गया था। लेकिन अब अधिकारियों के घोषणा पत्र ने भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को नैसर्गिक अधिकार घोषित किया। अब फ्रांस में पत्रों, पर्चों, किताबों एवं छुपी हुई तस्वीरों की बाढ़ आ गई थी। मतलब अब वहाँ पे क्या हो गया था कि जैसे जो पर्चे होते थे, किताब होती थी और पर्चे, पत्र, किताब जो होती थी, जो उनमें छुपी हुई जो चीजें थी उनकी बाढ़ आ गई थी। मतलब लोगों में ये ज्यादा प्रकाशित थे कि हर एक चीज में कोई ना कोई चीज छुपा के वो लिखते थे, ताकि जो क्रांतिकारी के विरुद्ध जो लोग होते थे वो लोग उसे ना समझ पाए, सिर्फ और सिर्फ वही समझ पाए जो क्रांतिकारी लोग होते थे, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। पर यह जो चीज थी ना, ये किताबों वाली, पर्चों वाली और किताबों पत्रों वाली, ये गांव और देहात में ज्यादा फेमस है। क्यों? क्योंकि जो लोग पढ़े हुए होते थे उनको तो सीधा तुम लिख के भेजोगे, प्रिंट करवा के भेजोगे तो वो समझ जाएंगे। लेकिन जो पढ़े लिखे नहीं है वो कैसे समझेंगे? वो तस्वीरों के मध्य समझते थे, जो छुपी हुई तस्वीरें होती थी इनसे वो समझते थे। इसलिए ये जो चीज थी ना, ये गाँव में और देहात चीजों में ज्यादा फेमस हुई थी, ठीक है, में तेजी से फैला। उससे फ्रांस में हो रही घटना एवं बदलाव में का बारा और उन पर टिप्पणियां होती थी। मतलब उनके बारे में समझना कि अच्छा फ्रांस में क्या क्या हो रहा है, उनके ऊपर बातें होती थी कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, हमें ये चीज ठीक करनी चाहिए, इकट्ठा होना चाहिए, तो उनके ऊपर टिप्पणियां होती थी। मतलब उनके बारे में लोग बातें शातें करते थे, ठीक है। उसके बाद फ्रांस की आजादी का आहार था कि
किसी भी घटना पर पर्पस विरोधी विचार की व्यक्त किया जा सकता था। मतलब प्रेस, मतलब अब वो प्रेस की आज़ादी का मतलब था कि अब वो किसी भी कोई भी घटना हो रही है उस पर आप वो क्या कहते हैं बात कर सकते हैं। ऐसा पहले होता था ना कि लाइक कोई कहते हैं बहुत ही ज़्यादा जटिल राज आ जाता है तो उसके विरुद्ध कोई बोल नहीं सकता। जैसे कि अभी आप पढ़ सकते हैं जो फ्रेंच मतलब हिस्ट्री का चैप्टर नंबर जो 3 है हिटलर वाला, उसमें आप पढ़ेंगे कि हिटलर के बारे में कोई बुरा बुरा बोल नहीं सकता था। तो यहाँ पे प्रेस की आज़ादी का मतलब लोग अपने विरोधी विचारों मतलब सबके बारे में बात भी कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी घटना पर पर्पस विरोधी विचारों को भी व्यक्त किया जा सकता है। प्रिंट प्रिंट के माध्यम से एक पक्ष मतलब कोई एक इंसान से दूसरे इंसान के को अपने दृष्टिकोण से राजी करने का प्रयास करता था। मतलब अपनी बातों को दूसरे इंसान तक बताने का, उसको समझाने का प्रयास करता है। प्रिंट के माध्यम से नाटक, संगीत और उत्सवी जुलूसों में बड़ी संख्या में लोग जाने लगे। स्वतंत्रता एवं न्याय के विषयों में राजनीतिक व दार्शनिक के पंडित पूर्ण लेखन को समझने और उससे संबंधित होने पर लोकप्रिय तरीका था। मतलब जो लोग थे क्रांतिकारी शुरुआत थे उन्होंने क्या क्या किया, मतलब लोग जो थे ना नाटक वाटक में जाने लगे। दूसरे जो क्रांति के विरुद्ध लोग हैं वो तो ये समझेंगे कि लोग क्या कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं उसको देखने के लिए। लेकिन जो क्रांतिकारी लोग होते थे वो वहाँ पे लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, अपने लोगों से मिलने बातचीत कर रहे हैं। तो लोगों के अंदर क्या स्टार्ट कर देते थे कि नाटक को संगीतों में और जो उत्सवी जुलूस होते थे जैसे कि बहुत सारे होते हैं ना, तो वैसे उन्होंने उत्सवी जुलूसों में बड़ी संख्या में जाना शुरू कर दिया था। और जैसे स्वतंत्रता और न्याय के विषयों से कोई बातें होती थी तो उनमें उनका जो था ना क्या कहते हैं रोमांच बढ़ने लगता है कि हमें हाँ ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है, ये लोकप्रिय है। लोग तो एक इंसान को कहता है कि ये जो चीज़ है ये लोगों के बीच में लोकप्रिय है, मतलब बहुत सारे लोगों को ये चीज़ पसंद है। तो वहाँ के लोगों को क्या कहते हैं स्वतंत्रता और न्याय के विषय में बात करना जो बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब बात करना उनसे बनाई चीज़ें बनाना, उनके बारे में पढ़ना समझना, वो सब चीज़ें बहुत पसंद थी। उसके बाद यहाँ पे हम सबसे लास्ट की चीज़ें जो जहाँ पे अब हमारा चैप्टर समाप्ति होने वाला है वो चीज़ पढ़ते हैं कि नेपोलियन बोनापार्ट था कि उसने करा क्या था। उसके बाद हम पढ़ते हैं नेपोलियन बोनापार्ट ने 1804 में स्वयं को फ्रांस का राजा घोषित किया था। क्यों करा था? क्योंकि जो आपको याद होगा कि 5 लोगों की सदस्य बनी थी जो आपस में लड़ते रहते थे, जिसके कारण वो कमजोर हो चुकी थी। उसका फायदा नेपोलियन बोनापार्ट ने उठाया था और वो फिर उसके बाद क्या कहते हैं 1804 में फ्रांस का राजा अपने आप को घोषित कर लेता है। पर वो क्या कर रहा है भाई फ्रांस के लिए, उसने लेकिन कुछ खास करा नहीं है, करा था लेकिन वो आप 10th में पढ़ेंगे उसने क्या क्या करा। बुरी भी चीजें करी है और कुछ अच्छी भी चीजें करी थी। उसने पड़ोसी के यूरोपीय देशों में विजय यात्रा आरंभ की, पुराने राजवंश की अपर देश कर उसने अपने नए साम्राज्य तैयार किया। और उसने अपने बागडोर जो उसने फ्रांस की जो बागडोर थी ना वो अपने घर वालों के मतलब खानदान वालों के हाथ में दे दी थी। और खुद जो था वो क्या कहते हैं यूरोपीय जो देश होते थे उनकी विजय यात्रा प्रारंभ कर रहा है। नेपोलियन से हमको यूरोप का आधुनिकीकरण का मसीहा मानने लगा है, खुद को उनके देश का मसीहा मानने लगा है। तो मतलब वो दूसरे देशों यूरोपीय देशों के लिए काम कर रहा है। और यहाँ पे खुद के जो फ्रांस का राजा बना उसकी जो बागडोर है उसको संभालना, मतलब उसमें क्या करना है क्या नहीं करना वो सब उसने अपने खानदान वालों को दे रखा है कि हाँ जो करना है करूँ, मैं तो यूरोप के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, तो उसने अपने आप को मसीहा मानने लगता था। उसने निजी संपत्ति की सुरक्षा के कानून बनाए और 10.25% पर आधारित नाप तोल की एक समान प्रणाली चलाई थी। उसने कुछ दो क्या कहते हैं कानून बनाए थे, वो कानून ये है। और उसके बाद पहले लोग जो थे मतलब फ्रांस के जो लोग थे उनको लगता था कि जो नेपोलियन है ना वो क्या कहते हैं मुक्तिदाता है, फ्रांस का मुक्तिदाता है कि फ्रांस को मुक्ति दिलाएगा, ये क्या कहते हैं क्रांतिकारी जो चीज़ें हैं उनको अपनाएगा, एक अच्छा डेमोक्रेसी लाएगा, मुक्तिदाता समझते थे उसको। तो लेकिन वो ऐसा नहीं था। उसके पर कुछ समय बाद उसकी सेना को लोग जो कहते हैं ना फ्रांस के लोग जो थे उसकी जो सेना थी नेपोलियन की जो सेना थी उसको ही हमलावर समझने लगी थी। आखिरकार 1815 में वाटरलू में उसकी पराजय होती है। मतलब वाटरलू जो एक लड़ाई होती है जैसे हर एक लड़ाई का नाम कुछ दिया जाता है, इसी वाटरलू एक लड़ाई थी जिसमें उसकी 1815 में जाके पराजय हो जाती है, मतलब वो हार जाता है। नेपोलियन की मृत्यु के काफी बाद जाकर उसके यूरोपीय देशों के लिए किए गए कामों का प्रभाव सामने आता था। मतलब उसकी मृत्यु के बहुत टाइम बाद जाके कहीं फ्रांस के लोगों को पता चलता है कि भाई ये तो यूरोप के लिए करता था, हमारे लिए तो कुछ करता ही नहीं था। बहुत टाइम बाद पता चलता है। आपको एक चीज बता देती हूँ, वैसे यही पे आपका चैप्टर ये खत्म हो जाता है। और आपको एक चीज बता देती हूँ कि जो फ्रांस है यही एक ऐसा देश है जिसमें सबसे पहले क्रांतिकारी आई थी। मतलब पूरी दुनिया में सबसे पहली जो क्रांति शुरू हुई है वो फ्रांस में ही हुई थी। उसके बाद मतलब फिर बाकी यूरोप के देशों में फैली थी। फिर जैसे ऐसे क्या था ना उस टाइम पे ना हर एक देश में कोई ना कोई क्रांति चल रही, कहीं पे रंग भेद की चल रही है, किसी भी जाति की चल रही है, कहीं पे कुछ कभी कुछ कहीं पे। ठीक है, तो ऐसी हर जगह चल रही थी। तो ऐसे इंडिया में भी चल रही थी। तो ऐसे जो इंडिया में थे वो
जो मनोहर राय थे ना, वो भी ऐसा बहुत सारे लोग थे जो इनकी फ्रांस की जो चीज़ें थी उनसे बहुत ज़्यादा कहते हैं प्रभावित हुए थे। ऐसे ही जो इंडिया में थे, वो राम मनोहर राय जो थे ना, वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे। इसके आगे हमें जो क्या कहते हैं किताबों में जो छुपी हुई जो चीज़ें होती थी वो क्या होती थी, उसके बारे में भी पढ़ते हैं। सॉरी मैं ये वीडियो थोड़ी लेट हो गई है, उसके लिए मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ। उसकी वजह ये है कि मैंने ये वाली वीडियो बना ही ली थी, क्योंकि कपड़े भी चेंज आपको पता ही चल रहा होगा, मैंने बना ली थी लेकिन वो खो गई है, तो मैं दोबारा से बना रही हूँ। तो हम ये समझते हैं कि वो जो किताबें होती थी उनमें छुपे हुए शब्द जो पढ़ नहीं पाते उन लोगों के लिए कौन कौन से बनाए गए थे, मतलब कुछ विशेष जो शब्द थे, मतलब तस्वीरें जो थी वो तस्वीरों के माध्यम से समझा जाता था ना वो। तो पहले एक ये देखो, ड्राइंग का जज मत करना। तो ये टोपी बनाई है मैं बताती जाऊंगी मैंने क्या बनाया है, ठीक है, क्योंकि मैंने टोपी बनाई है जिसका मतलब है दासों द्वारा आजाद होने के बाद अपने वो दासों द्वारा आजाद होने के बाद पहने जाने वाली टोपी, ठीक है। हथकड़ियां जो टूटी हुई है, मतलब जो जंजीरें हैं वो टूटी हुई है, टूटी हुई जंजीरों का मतलब है स्वतंत्रता का प्रतीक। उसके बाद एक ये चीज सी है, इसका तो नाम मुझे भी नहीं पता है क्योंकि ऑफकोर्स नहीं दिया हुआ है, पर यहाँ पे आप देखें ना तो ये सब बंडल जैसा कुछ दिख रहा है। तो इसी को देखते हुए, इस बंडल को देखते हुए इसका मतलब होता है कि एकता में ही बल है, मतलब एकता का बल दिखाती हुई एक तस्वीर वहां पे दे रखी है। यहाँ पे एक ट्रायंगल बना हुआ है जिसके अंदर आंख है और जिसके बाहर ऐसा ऊर्जा जैसा ये शो कर रखा है। इसका मतलब क्या है, जैसे स्वादेशी आंख ज्ञान का प्रतीक है, मतलब जो ये आंख है इसका मतलब है ज्ञान का प्रतीक माना जाती है ये आंख। और दूसरा, सूर्य की किरण अज्ञान के अंधेरे को मिटा रही है, और जो ये किरणें जैसे जो लाइन बनाई है ना, मतलब इसका मतलब ये कि जो अज्ञान है ना वो उसको हटा रही है। उसके बाद हम ये देखते हैं इसको मतलब ये नाम नहीं पता है मुझे भी। तो ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है आपकी बुक में ऑलरेडी है, ये सब कुछ है, मैंने जैसा बन सकता था वैसा बनाया है, ठीक है। शाही सत्ता का प्रतीक माना जाता है इस स्ट्रक्चर को। और जो ये कि ड्रैगन जैसा है, ड्रैगन जो भी आप बोलो, ड्रैगन है, मतलब जो ये पूंछ है ना खुद ही दोबारा से अपनी पूंछ खा रहा है। इसका मतलब ये है कि मतलब कोई भी चीज का नहीं मतलब कोई भी चीज का अंत ही नहीं है, अनंत तक है, ठीक है। अंगूठी की और चोर नहीं होता, ठीक है। इसमें बता रखा है एक ये जो प्रस्ताव जैसा आपको यहाँ पे दिख रहा है, कॉपी का जैसा एक पेज खुला होता है ना, वैसा आपको दिख रहा है प्रस्ताव जैसा। इसका मतलब है कानून सबके लिए बराबर होता है। फिर उसके बाद हम आगे आ जाते हैं। यहाँ पे हम मतलब अब परी भी बना रखी है उसमें, अब वो तो मैं बनाऊंगी नहीं, तो मैंने परी सी लिख दी है। परी सी है एक, तो उसका मतलब है कानून का मानवीय रूप। जैसे हर जगह कानून का कुछ ना कुछ रूप होता है ना, तो वहाँ पे वो जो परी दे रखी है ना बुक में, उस टाइम का मानवीय रूप माना जाता था कानून का, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे एक औरत है जिसने सफेद और लाल और 3 रंग के कपड़े पहन रखे हैं, सफेद, नीला और लाल। अगर आप फ्रांस का झंडा देखें तो उसमें भी ये 3 रंग है, तो वही दर्शाता है कि नीला, सफेद, लाल फ्रांस के राष्ट्रीय रंग दर्शाता है, मतलब झंडे को दर्शाता है एक तरह से। उसके बाद जो यूनिट 4 थी उसमें एक इम्पॉर्टेंट महिला का जो नाम है वो मैंने बताया नहीं था, तो मैं वो बता देती हूँ, मतलब जो चीज छूट जाती है ना वो भी बता रही हूँ मैं। इस चैप्टर को मैंने आज कंप्लीट करा दिया पूरी तरीके से। क्रांतिकारी महिला में थी ओलिम्प दे गूज, जिनकी मतलब जन्म हुआ था 1748 में और उनकी जो मृत्यु हुई थी वो थी 1793 में, तो मतलब उनका ये जीवन काल था। इनके बारे में अब मैं लिखा नहीं है मैंने, क्योंकि आप खुद ही बता सकते हैं कि इनके बारे में क्या है। देखो, मताधिकार के लिए मतलब हर एक चीजें में, क्लब के लिए, मताधिकार के लिए जैकोबिन ने जब उनके क्लब को बंद करना शुरू करता है उसमें उनकी लड़ाई गई। जो चीज मैंने आपको महिलाओं के बारे में बताया ना उसमें बढ़ चढ़ के इनके बारे में बता दूंगी कि ये इन्होंने बहुत ज्यादा उसके लिए सहयोग किया, ये कह रहा वो, ठीक है। उसके बाद लास्ट वाली लाइन हम पढ़ते हैं जो कि यूनिट 6 की लास्ट लाइन रह रही थी, वो बताती हूँ। टीपू सुल्तान, और मैंने वहाँ पे एक नाम गलती ले दिया था, मैं दोबारा बोलती हूँ, राजा राम मोहन राय, ठीक है। टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन राय क्रांतिकारी फ्रांस में उपजे विचारों से प्रेरित होने वाले 2 अच्छे उदाहरण है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वैसे इसमें क्या बताना, लेकिन फिर भी बताती हूँ, इसमें से तो कुछ पूछा नहीं जाता। ओलिम्प दे गूज के बारे में पूछ सकते हैं आपको, इंपॉर्टेंट होता है। बाकी इन साइनों को एमसीक्यू में दे सकते हैं कि किस चीज क्या होता है, इनका मतलब क्या होता है। बेसिकली तो जैसा ये दे दिया, ये टोपी का, ये टूटी जंजीर का दे दिया, ऑफकोर्स, क्योंकि इनका तो बहुत कम ही पूछा जाता है, लेकिन एमसीक्यू में आ जाता है। वैसे यहीं पे हमारे चैप्टर समाप्त होता है। आज मैंने इस वीडियो में पूरा चैप्टर आपका समाप्त कर दिया, फ्रांसीसी क्रांति। आज ये पूरा समाप्त हो चुका है और इसके बाद हम हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 करेंगे। तब तक के लिए अगर ये वीडियो ने आपकी थोड़ी सी भी मदद करी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिएगा। प्यारे प्यारे से कमेंट कर दीजिए। तब तक के लिए टाटा और बाय बाय। मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहूंगी। बाय बाय।